डिफ्यूजन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या क्या कंडीशंस के हिसाब से रेट ऑफ डिफ्यूजन हम दो गैसेज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, इनकी हमने बात की थी। ठीक है, हमने कई सारी प्रॉब्लम्स भी की थी। आज मैं थोड़ा सा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के कुछ और क्वेश्चंस भी आपको करवाता हूँ, और एक बार हमने जो जो फॉर्मूलाज लिखे थे उनको एक बार दोबारा हम शॉर्टकट में रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो मोलर मास के अंडर रूट की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गैस के डिफ्यूजन की रेट है वो मोलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। या ऐसे लिख सकते हैं हम, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर जो डेंसिटी होती है और मोलर मास होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, कल हमने देखा था। तो ये जो रेट है डिफ्यूजन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डेंसिटी के भी। ठीक है, जो डेंसिटी का अंडर रूट है उसके भी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दो गैसेज के लिए लिखा था कि जो R1 अपॉन R2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट M2 अपॉन M1 के बराबर हो जाएगा। या डेंसिटी के हिसाब से लिखे तो अंडर रूट D2 अपॉन D1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, दो गैसेज की डिफ्यूजन की रेट R1 और R2 है। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। जो भी डाटा आज आपको क्वेश्चन में दिए हुए हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। महक, वैसे मेरा आदित्य वीडियो वगैरह ठीक आ रही है सब कुछ, आपको वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है सबके पास? अच्छा ठीक है, तो फिर आपका ही प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, है ना। देखो डिपेंड करता है, अलग अलग स्टूडेंट के पास अलग अलग नेटवर्क होता है ना, उसके हिसाब से पकड़ता है। ठीक है, यदि प्रेशर वेरी कर रहा हो, है ना, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो डिफ्यूजन की रेट होती है वो प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज्यादा रेट होगी। ठीक है, तो हमने प्रेशर को कंसीडर करके कौन सा फॉर्मूला लिखा था कल, R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, मोलर मास की जगह आप डेंसिटी फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कल हमने लिखा था और उस पे एक हमने प्रॉब्लम भी लास्ट में किया था। ठीक है, अब मान लो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो प्रेशर और मोल क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे तो प्रेशर और मोल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ P1 अपॉन P2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, N1 अपॉन N2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये नहीं किया था कल, ये किया था कि नहीं किया था ये प्रेशर वाला, ये प्रेशर वाला पढ़ाया ना कल आई थिंक। अच्छा किया था, मोल वाला नहीं किया था। ठीक है, प्रेशर वाला किया था। ठीक है, ओके, है ना। मोल वाला आगे उसके आगे आगे कर लेना आप। ठीक है, अब आगे आज से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कल तक तो यहाँ तक तो पढ़ा दिया था, है ना। अब हम इस फॉर्मूले को कैसे और आगे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर और मोल क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर तो कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, तो मैं P1 अपॉन P2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन N2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आपका जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक और रिलेशन ये आ जाएगा कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू होता है N1 अपॉन N2 इंटू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, तो P1 अपॉन P2 की जगह हम कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे N1 अपॉन N2 भी लिख सकते हैं। तो ग्राम्स लॉ ऑफ जो डिफ्यूजन है फाइनली उससे इतने सारे ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, और R1 को हम कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम अपॉन V1 अपॉन T1। ठीक है, R2 को V2 अपॉन T2, है ना। हमने बहुत सारी कल प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, आज हम इस पे एक लास्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। आपको कल मैंने होमवर्क भी दिया था शायद, ठीक है, आपको याद है तो।
ये क्वेश्चन करा दिया था क्या कल, XML ऑफ थर्ड क्वेश्चन, XML ऑफ S2 गैस वाला, नहीं कराया क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करो, देखो क्वेश्चन लिखो, XML ऑफ S2 गैस इफ्यूजेज, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो इसको अच्छे से पहले आप, फिर अप्लाई करो। XML of S2 gas effuges through in 5 seconds at 5 atm pressure. The time taken for O2 gas to effuse the same volume at 10 atm will be, मतलब आपको XML of S2 है ना, और वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, S2 है वो 5 सेकंड में इफ्यूज होती है और प्रेशर है 5 atm गिवन है, ठीक है, S2 का। तो आपको टाइम बताना है O2 गैस के लिए, ठीक है, सेम वॉल्यूम है बट प्रेशर क्या है 10 है, प्रेशर वेरी कर रहा है इस बार दोनों गैस के लिए अलग अलग। तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, वॉल्यूम सेम है। अरे क्या प्रॉब्लम है बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जो आपने वो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, हाँ हाँ, सर वो वाला नहीं समझाया था। जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था वो नहीं समझ में आया? सर जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं था। अच्छा तो कल बताया था ना, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, मान लो आपके पास दो कंटेनर है, एक दोनों में हीलियम भरी हुई है, इसमें प्रेशर कितना है 10 atm, इसमें प्रेशर कितना है 2 atm, ठीक है। तो अब देखो ज्यादा गैस किस में डिफ्यूज होगी, बताओ किस में डिफ्यूज होगी? 10 ATM। ये नहीं करवाया था ये प्रेशर वाला, ये प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट वाला मैंने पढ़ाया नहीं था कल? शायद पढ़ाया होगा, ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है, चलो ये नहीं पढ़ाया होगा, है ना। पढ़ाया देखो नहीं था सर। हाँ, यदि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो प्रेशर के हिसाब से हम, यदि प्रेशर वेरी है तो उसके हिसाब से क्या क्या फॉर्मूलाज आ सकते हैं उसकी बात करें। देखो इसको समझते कैसे है, मान लो इस कंटेनर में हीलियम भरी है, इसमें भी कंटेनर में हीलियम भरी है, वॉल्यूम दोनों कंटेनर का क्या सेम है, यहाँ प्रेशर 10 atm है, यहाँ प्रेशर 2 atm है, मैंने छोटा सा होल बना दिया दोनों में, बताओ ज्यादा गैस कहाँ पे डिफ्यूज होगी, फर्स्ट वाले में ज्यादा डिफ्यूज होगी या सेकंड वाले में डिफ्यूज होगी ज्यादा, बताओ टेल में। फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में ज्यादा डिफ्यूज होगी, ठीक है, तो जो डिफ्यूजन की रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस गैस का कंटेनर में प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो गैस उतना ही स्मॉल होल से बाहर आएगी, ठीक है ना, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसमें आप होल करोगे उतनी तेजी से वो बाहर आएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे डिफ्यूजन की या इफ्यूजन की रेट भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम क्या लिख देंगे, √m के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले से था ही, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ले लेंगे, पी के, ठीक है, तो आपका आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के, है ना, और m की जगह हम डेंसिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि मोलर मास और डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यदि प्रेशर वेरी कर रहा है तो यहाँ पे आप पी लेके आइए, है ना। अब दो गैसेज के लिए कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एक गैस की रेट R1 है, दूसरी गैस की रेट R2 है, वो किसके बराबर होगी, P1/P2 √m2/m1, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, R1 यहाँ P1 M1 ले लो, फिर R2 को P2 M2 ले लो, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी R1/R2 इक्वल टू P1/P2 इंटू √m2/m1। यदि आपको डेंसिटी की फॉर्म में लिखनी है तो m2/m1 की जगह क्या आ जाएगा, d2/d1 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में आपको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि मोलर मास डेंसिटी दी हुई है तो आप डेंसिटी वाला फॉर्म यूज करिए, है ना, और मोलर मास तो आपको वैसे ही पता रहता है, ठीक है, इस हिसाब से इसको अप्लाई करना है ना। यदि आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, सॉरी टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर और मोल क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/N2, ठीक है। तो आप P1/P2 की जगह क्या लिख सकते हो, N1/N2 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे आपको जो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए। आंसर आ रहा है 10 सेकंड आ रहा है, ठीक है, जिसका 10 सेकंड आंसर आया वो सही है, ठीक है। देखो
इधर मैं बता देता हूँ एक बार। स्टूडेंट्स सी यार, क्वेश्चन नंबर 3 आपका नोट्स का जो भेजा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है x ml ऑफ H2, है ना, 2 गैसेज है, एक H2 है, एक O2 है ना, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। इसका वॉल्यूम भी क्या है, x ml है, क्वेश्चन में ये गिवन है। इसका वॉल्यूम भी क्या है, x ml है। इसका जो टाइम है डिफ्यूज होने का वो 5 सेकेंड है। इसका टाइम है वो आपको T2 निकालना है, ओके। और इसका जो प्रेशर है ना, PH2 का प्रेशर है वो 5 atm है, और PO2 का प्रेशर कितना है, 10 atm है, ठीक है। तो बताओ, H2 है वो 5 सेकेंड में बाहर आती है, ठीक है, कंटेनर से। तो सेम कंटेनर, सेम वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर बढ़ा के 10 atm कर दिया जाए, ठीक है, तो आपकी O2 कितने सेकंड में बाहर आएगी, आपको ऐसा निकालना है। मतलब क्वेश्चन समझते हो ना आप, क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ है, क्या देखो समझ लो थोड़ा। एक डब्बा है मान लो, ठीक है, पहले क्या किया, उस डब्बी में आपने क्या भरा, हाइड्रोजन भरा, ठीक है, उसका वॉल्यूम V है, XML है ना। अब यहाँ से मैं होल कर दूं तो आपकी जो हाइड्रोजन है वो 5 सेकंड में बाहर आती है, जब प्रेशर कितना हो, 5 atm, ठीक है। और यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं 10 atm और ऑक्सीजन गैस भर देता, हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस भर देता मैं यदि, है ना, वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है, और प्रेशर मैंने बढ़ा दिया 10 atm, तो आपकी O2 कितने टाइम पे बाहर आएगी, ऐसा आपको निकालना है। ठीक है, तो यूज करिए, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, है ना, प्रेशर वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है, ऊपर वाला R1 अपॉन R2। R1 को कैसे लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कल बताया था ना, R1 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन T1, R2 क्या होगा, V2 अपॉन T2। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, अब तक किसी का आंसर नहीं आया, अंकिता का सही है, ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा क्या, देखो हरजोत सिंह क्या निकाल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कशिश ओके, देखो रेट ऑफ फर्स्ट गैस आपकी हाइड्रोजन है, दूसरी गैस आपकी O2 है, वो किसके बराबर होगी, प्रेशर वेरी कर रहा है, PH2 अपॉन PO2, ठीक है, इनटू अंडर रूट MO2 अपॉन MH2। बस ये फॉर्मूला यूज करो। R को कैसे लिखोगे आप, है ना, R ऑफ H2 क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ H2, ठीक है। RO2 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन टाइम ऑफ O2, है ना। रेट कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम। प्रेशर हाइड्रोजन का कितना गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, 5 atm। O2 का कितना गिवन है, 10 है। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। हो गया, वॉल्यूम दोनों का बराबर गिवन है, XML XML कैंसिल हो जाएगा, TO2 ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे क्या आएगा, TH2O कितना है, 5 सेकेंड है, इक्वल टू ये कितना हो गया, 1/2 अंडर रूट 16, कितना होता है अंडर रूट 16, 4 होता है ना, 1/2 × 4, तो TO2 कितना हो जाएगा, 5 × 1/2 × 4 कितना हो जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनका 10 सेकेंड आंसर आया बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने ऐसे किया है, कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। कल मैंने इन सब के बारे में बताया था कि रेट को हम वॉल्यूम से कैसे रिप्लेस करते हैं, रेट इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, वो आप निकालिए, क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है, जो भी है, आपके पास 3 मिनट का टाइम है इसको करने के लिए। A mixture of H2 and O2 gas in 2:1 mole ratio
is allowed to diffuse through a hole, then determine the molar composition of gaseous mixture coming out initially. मतलब क्या है इसका, एक कंटेनर है जिसमें आपने H2 और O2 भर ली है ना, दोनों का मोल रेशियो क्या है 2:1 है ना, हाइड्रोजन के मोल 2 है तो ऑक्सीजन के कितने हैं 2, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, आपने होल बनाया ठीक है, तो जो होल बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गैसेज बाहर आएगी ठीक है H2 और O2 उनका मोलर रेशियो निकालना है ना, मतलब मोल का रेशियो निकालना है, कैसे निकालोगे, मोल का रेशियो या रेट का रेशियो एक ही हो जाएगा ठीक है, आप इनके रेट का रेशियो निकालोगे वो इनके मोल का रेशियो आ जाएगा ठीक है, जितनी ज्यादा रेट होगी उतने ज्यादा मोल होंगे, कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, अब की बार आपको क्या गिवन है, हाँ बिल्कुल N1/N2 वाला ठीक है, अब की बार मोल वेरी कर रहा है यहाँ पे ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ठीक है, बिल्कुल टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है, लिख लो फॉर्मूला भी और करो क्वेश्चन, R1/R2 इक्वल टू N1/N2 इंटू √M2/M1 ठीक है, करो, देखते कौन कौन करता है, 1 मिनट के लिए मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ ठीक है, तब तक स्क्रीन आपकी ब्लैक दिखेगी ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए ठीक है, ठीक है, देखो यही तो फॉर्मूला लगाना है, रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, प्रेशर की जगह आपकी बार क्या आएगा, मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ O2 इंटू √MO2 अपॉन MS2, मोल का रेशियो क्या है 2:1 और मोलर मास आपको पता ही है ना, तो रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2 क्या है 8:1 है, तो मोलर कंपोजिशन भी क्या होगा, जितनी ज्यादा रेट होगी ठीक है उसके मोल उतने ही बाहर आएंगे ठीक है, तो जो रेट का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा ठीक है, ओके ठीक है, अब हम एक नया लॉ स्टार्ट कर रहे हैं आज, नया टॉपिक ठीक है, इसी चैप्टर में अगला जो टॉपिक आता है अपना ठीक है, बड़ी काम की चीज है ठीक है, बहुत बार एक बेसिक चीज है वैसे तो है ना, कोई जरा डिफिकल्ट भी नहीं है और काफी आगे आपके काम आएगी, मोल कंसेप्ट में भी काम आती है और बाकी चैप्टरों में भी काम आती है ठीक है, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों Dalton's law of partial pressure ठीक है, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर के बारे में एक लॉ दिया था ठीक है, उसको बोलेंगे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ठीक है, देखो क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ठीक है, समझते हैं है ना, मान लो आपको मैंने एक कंटेनर दिया ठीक है, एक कंटेनर ले लिया हमने ठीक है, उसमें मैंने 2 गैस भर दी, एक हाइड्रोजन भर दी एक ऑक्सीजन भर दी है ना, अब बताओ क्या दोनों गैसेज है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी, इज इट, दोनों गैसेज है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी नहीं लगाएगी, लगाएगी ना, हाइड्रोजन भी लगाएगी और ऑक्सीजन भी लगाएगी है ना, अब कितना कितना लगाएगी वो डिपेंड करता है इन गैसेज का पार्शियल प्रेशर कितना है ना, मान लो पार्शियल प्रेशर है वो हाइड्रोजन का है PH2 ठीक है, और पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का PO2 ठीक है, बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा, मान लो जो हाइड्रोजन प्रेशर लगा रही है वो PS2 है और ऑक्सीजन प्रेशर लगा रही है वो क्या होगा PO2 है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा ठीक है, टोटल प्रेशर मतलब दोनों का सम हो जाएगा ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा, ओके है ना, बट ध्यान रहे ये दोनों गैसेज है वो आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए ठीक है, डाल्टन लॉ, यही डाल्टन लॉ है
जो मैंने आपको ये बताया ना, ये डाल्टन लॉ है। बट दोनों गैसेज आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। क्यों? यदि दोनों ने रिएक्शन कर ली तो कुछ नए कंपाउंड बन जाएगा। यदि रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे तो क्या ये लॉ काम आएगा? आपका पार्शियल प्रेशर वगैरह ये कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, ये तभी करता है जब दोनों गैसेज क्या होती है? नॉन रिएक्टिंग होती है। तो डाल्टन्स लॉ है वो उन गैसेज के मिक्सर पर अप्लाई होता है जो नॉन रिएक्टिंग होती है, आपस में रिएक्शन ना करे। ठीक है, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे H2 और O2 वाटर नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल्टन लॉ काम करेगा। ठीक है, तो डाल्टन लॉ में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे पहले यही चीज है कि आप डाल्टन लॉ को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपकी गैसेज है वो नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्शन ना करे। ठीक है, ओके। तो डाल्टन लॉ में यदि मान लो O2 का पार्शियल प्रेशर PO2 है, हाइड्रोजन का आपका PS2 है, ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। देखो, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है, नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या स्टेटमेंट है बच्चों? इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस टोटल प्रेशर ऑफ gaseous mixture is sum of partial pressure of all gases। ठीक है, ठीक है। हाँ, डाल्टन लॉ तब अप्लाई होता है जब गैसेस क्या हो? नॉन रिएक्टिव हो। जैसे ऑक्सीजन और हीलियम है, हीलियम नोबल गैसेज है ना, दोनों आपस में कंपाउंड नहीं बना सकते। तो मान लो इसका प्रेशर है 0.2 atm, इसका है 0.6 सपोज करो, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? 0.8 होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब जब O2 और हीलियम आपस में रिएक्शन नहीं करेगी तो दोनों आपस में कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाएगी, और वो टोटल प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मान लो 0.2 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम है 0.6 है, तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो डाल्टन लॉ कब अप्लाई होता है? जब नॉन रिएक्टिव हो केसेस। ठीक है, तो समझ में आया आपको, है ना? यही डाल्टन लॉ है। अब इसको हम आगे मैथमेटिकली कुछ और ही लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हमारी जो काम की चीज है वो अभी हम निकालने वाले हैं, है ना, वो सिर्फ सिंपल चीजें हैं। ठीक है, देखो, अब मैथमेटिक्स से हम इसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं हम देखो ध्यान से। ठीक है, सपोज मैंने एक कंटेनर लिया है ना, इसमें एक गैस आपकी A, एक गैस आपकी B, एक गैस आपकी C, है ना। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है? ABC आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैंने 3 गैसेज को लेके अभी जो इक्वेशन है वो डिराइव कर दूंगा। ठीक है, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जनरल एक इक्वेशन डिराइव करेंगे यहाँ पे। कैसे? देखो, है ना, ABC क्या है? यहाँ पे गैसेज है। क्या है ये? गैसेज है ना, नॉन रिएक्टिंग है। मान लो A के मोल है वो Na है ना, मोल ऑफ A है वो Na है, मोल ऑफ B आपके Nb है, मोल ऑफ C आपके Nc है कि नहीं है? है ना, ये मान लिए मैंने। ठीक है, और प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो मान लो A का पार्शियल प्रेशर है वो P है, B का पार्शियल प्रेशर है वो Pb है। A का पार्शियल प्रेशर P है, B का पार्शियल प्रेशर Pb है, और C का पार्शियल प्रेशर क्या है? Pc है ना। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा? P टोटल, P का मतलब टोटल कितना होगा बच्चों? 3 गैसेज है जिनका पार्शियल प्रेशर Pa प्लस Pb प्लस Pc है, टोटल कितना होगा? उनका सम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? है ना, P टोटल कितना हो जाएगा? Pa प्लस Pb प्लस Pc। आई एम राइट? ओके, है ना। टोटल प्रेशर कितना होगा? Pa प्लस Pb प्लस Pc होगा। ओके, अब देखो ध्यान से आगे, टोटल मोल कितने होंगे ये बताओ? टोटल मोल कितने कंटेनर में? A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल, ये भी चलता है। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, है ना, ये तो हमारा एक स्टेटमेंट आ गया डाल्टन लॉ का। ठीक है, अब इनको आगे कैसे अब और डिराइव कर सकते हैं वो देखते हैं, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। कौन सी गैस इक्वेशन की बात करते हैं? आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। सबको पता है क्या होती है? मैंने डिराइव करवाई थी, है ना, गैस लॉ से। PV इक्वल टू nRT होती है ना, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? V है कि नहीं है? वॉल्यूम क्या होगा? पूरा एक फिक्स है। टेम्परेचर क्या है? T है, फिक्स है। ठीक है, तो यदि मैं A का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूं, वो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ A इंटू RT अपॉन V। क्या सही लिखा है मैंने? क्या आइडियल गैस इक्वेशन से मैं यदि A का
पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूँ इस कंटेनर में, तो वो क्या होगा, मोल ऑफ ए इंटू आर टी अपॉन वी। मैंने यहाँ पे वी ए क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आपका जो वॉल्यूम है वो सबके लिए कांस्टेंट है, वी तो है ना, इस पूरे कंटेनर में आपकी तीनों गैसेस भरी हुई है, वॉल्यूम तो वी रहेगा ना पूरा, है ना। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। ए गैस जितना टेम्परेचर फिल कर रही है उतना ही बी कर रही है, उतना ही सी कर रही है। तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू एन ए इंटू आर टी अपॉन वी लिखा, सही लिखा क्या। पीबी क्या हो जाएगा फिर, पीबी क्या आ जाएगा बच्चों, एन बी आर टी अपॉन वी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर पीसी क्या हो जाएगा, पीसी क्या हो जाएगा, एन सी आर टी अपॉन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ना, बिल्कुल। कट क्यों करेंगे, कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, कट नहीं करना है हमें पूरा, मतलब या तो जैसे लिख सकते हो हम पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए, ठीक है, कट वट कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है ना, ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट, इक्वेशन आ गई आप टू, इक्वेशन आ गई थर्ड, किससे आई है, आइडियल गैस इक्वेशन से आई, ठीक है, ओके। अब इन इक्वेशन 1 2 3 की जो वैल्यू है ना, वो कहाँ पे पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, जो रेड पेन से लिखी हुई है, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इसमें क्या कर दो आप, पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करने पे क्या मिलेगा देखो, ठीक है, हम पुट कर रहे हैं वैल्यू को, एक मिनट, हवा चल रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू क्या होगी, एन ए आर टी अपॉन वी, है ना। देखो पी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी अपॉन वी, टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, ठीक है, पूरे कंटेनर का, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये वैल्यू में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यूज में पुट कर दो, तो पीटी कितना हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है, एन ए आर टी अपॉन वी, पीबी की वैल्यू कितनी है, एन बी आर टी अपॉन वी, और पीसी की वैल्यू कितनी है, एन सी आर टी अपॉन वी, कर दी वैल्यू पुट। बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, आपको कोई कॉमन चीज लग रही है इसमें कॉमन लेने के लिए, देखो ये सब में कॉमन है ना, इतनी चीज सब में कॉमन है, आर टी अपॉन वी आर टी अपॉन वी आर टी अपॉन वी, ठीक है। तो ये क्या ले लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा, तो आर टी अपॉन वी क्या आ जाएगा कॉमन, और क्या रहेगा अंदर, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, हो गया। बताओ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या होता है, अभी भी बताया था हमने, टोटल मोल है ना, क्या है, टोटल मोल है ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या हो गए, टोटल मोल। तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया, टोटल मोल, है ना, इनटू आर टी अपॉन वी, है ना। ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई। क्या आपको समझ आया ये चीज जो मैंने लिखा है, इसमें डाउट तो नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है, वैल्यू पुट करो, कॉमन ले लो, क्लियर है ये चीज, ओके। अब देखो आगे हम कैसे ध्यान देते हैं इसमें, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं आगे, मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूं, एनआरटी कैसे लिखा, अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, हर गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए का पार्शियल प्रेशर क्या पी है, वो इस आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे निकालूंगा, पी ए इक्वल टू, है ना, एन की जगह क्या होंगे, ए के मोल होंगे, है ना, जो हमने कंसिडर किए एन ए इंटू आर टी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा फिक्स है पूरे कंटेनर का, ठीक है, एक डिब्बे में लिया हुआ इनको, है ना। वैसे पीबी क्या हो गया, एन बी आर टी अपॉन बी, पीसी क्या हो गया, एन सी आर टी अपॉन बी, ठीक है। पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, मैंने पुट कर दी वैल्यू, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया ना मैंने, है ना, आर टी अपॉन बी, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अरे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या होता है, टोटल मोल है ना, टोटल मोल क्या है आपके कंटेनर के, ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, है ना, वो क्या है, टोटल मोल नाम दिए मैंने, एनटी, एनटी मतलब टोटल मोल, ठीक है, टोटल मोल, है ना, तभी तो मैंने इसकी जगह एनटी लिख दिया, आर टी अपॉन बी है ये। हाँ रवनीत समझ में आ गया या डाउट है, हाँ अंकिता हैंड राइज करना,
ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं 4 से डिवाइड हूँ, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन आपकी 1 है, तो बताओ क्या आएगा। इक्वेशन 1 में क्या है, ठीक है, पी ए है ना, डिवाइड किससे हो जाएगा, पीटी से, हो गया। पी ए अपॉन पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे क्या है, एन ए आर टी अपॉन वी, एन ए आर टी अपॉन वी, है ना, डिवाइड करूंगा किस, एन टी आर टी अपॉन वी, एन टी आर टी अपॉन वी, वी ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो इतनी सारी बेसिक चीजें मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, डिवाइड करने वाला आपको आना चाहिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ठीक है, पी ए अपॉन पी टी इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी, हो गया। मतलब ए का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इक्वल टू ए के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है, कहने का मतलब ये है। बताओ ये क्या चीज है, कोई बता सकता है। एन ए अपॉन एन टी को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, किसी कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल क्या होता है, को बता सकता है, आपने मोल पढ़ा है ना, मोल कंसेप्ट पढ़ा है। एन ए अपॉन एन टी क्या होता है, हाँ बोल। मोलैलिटी। अरे मोलिलिटी कहाँ की, मोल फ्रैक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है तो बोलो, नहीं पढ़ा है तो बोलो, नहीं पढ़ा है तो बोल दीजिए, बता देता हूँ मैं। नो सर। नहीं पढ़ा, चलो बता देता हूँ, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैं ये थोड़ा मोल से रिलेटेड है थोड़ा सा टॉपिक, है ना, तो मैं ना इसको साइड में बता रहा हूँ अभी आपको, है ना, फिलहाल इधर बता देता हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहीं पे बता दे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मोल फ्रैक्शन क्या चीज होती है, ध्यान से देखो सबके सब। जैसे मान लो आपके पास कोई 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है, मान लो जो भी है, मान लो आपके पास ए और बी है, ठीक है ना, 2 एलिमेंट है, कंपोनेंट है, जो भी आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। मान लो इसके मोल है Na, है ना, और इसके मोल है Nb, ठीक है। तो आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन क्या है ना, ए का मोल फ्रैक्शन होता है एक्स से, बी का मोल फ्रैक्शन है XB, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा 1 में से निकलता है, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू होता है मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, है ना, टोटल मोल कितने हैं, Na प्लस Nb, है ना। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, उस कंपोनेंट के मोल जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा आपसे पूछे, तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। अब दोनों का सम करो आप, XA प्लस XB, बताओ कितना आएगा, सम करके देखो, इतना तो कर ही सकते हो, सीधा सीधा बात है, कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होगी, 1। अभी ऐसे करके बता देता हूँ, अब देखो बच्चों वाले सा खेल है ये सब, आपको बताना पड़ेगा। अब ऐसे करके लिखूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा इतना लंबा, है ना, आप तो कर ही सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो आप, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, Na प्लस Nb, यहाँ पे क्या आ जाएगा Na, यहाँ पे क्या आ जाएगा Nb, 1 आ गया ना। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 में से होता है, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसे निकालते हैं, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो यहाँ पे यही पोजीशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए के मोल कितने हैं, Na, टोटल मोल कितने हैं यहाँ पे Nt, है ना, टोटल मोल क्या है Na प्लस Nb प्लस Nc, Nt क्या है यहाँ पे, Nt क्या है यहाँ पे, टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc, है ना। यहाँ पे देखो 3 गैस थी A B C, है ना, ए के मोल Na, बी के मोल Nb, सी के मोल Nc, ठीक है। तो टोटल मोल है, ठीक है। तो ये क्या चीज आ जाएगी, XA आ गई। तो PA अपॉन PT इक्वल टू क्या हो गया, XA, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ PA अपॉन PT इक्वल टू क्या हो गया, XA, हो गया। तो बताओ PA किसके बराबर हो गया, PT इंटू XA, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इंटू उसके मोल फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे A है,
तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उस कंटेनर का टोटल प्रेशर इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बताओ मैं यहाँ पे पीबी निकालता तो क्या आएगा, सेम चीज, मैं इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड करूंगा तो पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, वैसे ही करूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 को 4 से डिवाइड किया है, यदि मैं इक्वेशन 2 को है वो 4 से डिवाइड करूं, है ना, और फिर इक्वेशन 3 को मैं 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो बताओ पीबी इक्वल टू क्या आएगा, पीबी यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, ठीक है। पीबी क्या आएगा, टोटल प्रेशर तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दो रात नहीं है। एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स भी आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स भी आएगा। और पीसी निकालता तो क्या आता, पीटी इंटू एक्स ही आता। ओके, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके पास ABCD जितनी भी गैसेज है उन सबका जो पार्शियल प्रेशर होता है पी टोटल, वो किसके बराबर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, PA प्लस PB प्लस PC, है ना, जितनी भी गैसेज है जो भी है एंड सोन मैंने कर दिया, ठीक है, ABCDEFGH यहाँ तक भी गैस है, ठीक है, तो उनके पार्शियल प्रेशर के सम होता है टोटल प्रेशर, ठीक है, ये तो पहली चीज आपकी, ठीक है। दूसरी चीज पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे होगा, निकालोगे टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये बी कैपिटल लिख लो, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ये लो, ठीक है, इस तरह से। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, समझ आया, आया कि नहीं आया, हाँ जी, ठीक है। और आप एक बार नोट से जरूर पढ़ना, यदि कोई चीज क्लियर नहीं है तो वहां पे क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई कैसे, है ना, देखो क्वेश्चन करते हैं, देख चलो एक क्वेश्चन छोटा सा आपको देता हूं मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, नोट्स में भी है वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, equal masses of N2 and O2, equal masses of यहाँ पे O2 कर लो, मतलब O2 पहले लिखा हुआ है, equal masses of O2 and N2 are present in container, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ their partial pressure, find the ratio of their partial pressure, ठीक है, मतलब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है, जबकि दोनों का मास क्या सेम है। एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और नाइट्रोजन भरी हुई है, दोनों का मास सेम लिया है, बिल्कुल वेट दोनों का सेम लिया हुआ। अब बताओ दोनों का पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का रेशियो क्या होगा, बताइए कैसे करेंगे, ठीक है। डाल्टन लॉ है, उसके स्टेटमेंट आप यूज कीजिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। जो भी आपको निकालना है कैसे निकालोगे आप सोचो, जस्ट हाउ टू सॉल्व इट, थोड़ा सोचो, माइंड में चीज आएगी, ठीक है, कैसे निकालना है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर, नेहा रानी, स्टूडेंट्स को कल बता रहा हूँ, कल कई स्टूडेंट है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या जो भी है, यदि आपकी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कल में एंट्री नहीं रहने वाला, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट एक्शन है, देख लेना पहले से। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन N2, आंसर आया बट आपका उल्टा आंसर आया है, ठीक है सबका, ठीक है, सही आंसर नहीं आया। अब देखो आपको निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 N2। अब देखो आपको मासेस सेम दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको ऐसी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जहाँ पे मासेस से काम पड़ता हो, है ना, ऐसे नहीं रटना नहीं है कि इनमें से, अब इनमें से कोई काम पड़ने वाला ही नहीं है आपका इतना सारा, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी काम आने वाली है, पार्शियल प्रेशर वगैरह कुछ दिया ही नहीं है आपको।
आपको तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है, तो आपको डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। कौन सी गैस इक्वेशन? आइडियल, पीवी इक्वल टू एनआरटी। कर लो यूज, है ना। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालो, वो किसके बराबर होगा? मोल ऑफ O2 RT अपॉन V के बराबर होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना कंटेनर का। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालो, किसके बराबर होगा? मोल ऑफ N2 इंटू RT बाई V होगा कि नहीं होगा? डिवाइड कर दो। आपको क्या पूछा है? PO2 अपॉन PN2 तो पूछा है, ठीक है। दोनों का पार्शियल प्रेशर का रेशियो किसके बराबर होगा? NO2 अपॉन N2। बाकी तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसमें भी RT अपॉन V RT अपॉन कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करोगे तो, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 1 है ये 2 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। अब देखो मोल को कैसे निकालेंगे, है ना, हमें मासेज की बात की हुई है ना, मासेज बराबर है, ठीक है। तो मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, ठीक है। मोल ऑफ N2 कैसे निकालोगे? वेट ऑफ N2, है ना, ये डिवाइड में आएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ N2। अब देखो सेम क्या चीज गिवन, आपको मासेज सेम गिवन है ना, वेट O2 और वेट N2 का वेट क्या बराबर है ना। तो आपका जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा? मोलर मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। N2 का मोलर मास कितना होता है? 28, और O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। सोल्व करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 7/8 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 7:8 आएगा। बोलो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? क्यों अंकिता, हरजोत, उल्टा आंसर कैसे दिया आपने? रेशियो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, कौन कौन करते हैं देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल कर लेते थोड़ा। आपसे पूछा है which of the following gases mixture doesn't follow Dalton's law of partial pressure। मतलब कौन कौन से गैस का मिक्सचर है वो डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगी। मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। ए ऑप्शन SO2Cl2, बी ऑप्शन CO2N2, सी ऑप्शन CO एंड CO2, सी ऑप्शन CO प्लस N2, डी ऑप्शन S2 एंड N2, एफ ऑप्शन S2 एंड Cl2, और जी S2 एंड CO2। देखो मैं एक एक ऑप्शन को लिख देता हूँ, ठीक है, आपको बताना है कौन सा फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको गिवन है जो डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगी, SO2 प्लस Cl2, ठीक है। बी ऑप्शन CO2 प्लस N2, सी ऑप्शन CO प्लस CO2, डी ऑप्शन CO प्लस N2, ई ऑप्शन H2 प्लस N2। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कौन सी गैस है वो डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। और जी ऑप्शन है H2 प्लस CO2, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर कौन से डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगी। बताओ, अब डाल्टन लॉ कौन सी गैसेस फॉलो करती है बताओ, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, ठीक है। आप जो भी कंटेनर में गैस होती है उनकी क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? जैसे नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। अब देखो, अब कौन सी फॉलो नहीं करेगी? जो आपस में रिएक्शन कर जाएगी। बताओ इसमें कौन सी रिएक्शन कर जाएगी? आपके पास ऐसे लेके जी तक ऑप्शन है, कौन सी गैस है वो रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड बना लेगी रूम टेम्परेचर? शाबाश आदित्य, एक आंसर आपका सही है, बाकी आंसर दो। एक ऑप्शन उसने बताया है, काफी और ऑप्शन आ सकते हैं, आप देख सकते हो कौन कौन सा। नैन्सी, ओके। बताओ कौन कौन सी रिएक्शन आपस में रिएक्शन कर जाती है, कौन कौन सी इसमें से गैसेज है वो आपस में रिएक्शन होती है। वैशाली, ठीक है, देखो ध्यान दो, ठीक है। आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक में बता देता हूँ। SO2 और Cl2 गैस है, वो आपस में रिएक्शन कर जाती है, ठीक है, और क्या बनाती है? SO2Cl2। क्या बनाती है? SO2Cl2, ठीक है। तो ये डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगी। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिएक्शन करती है? नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है।
यदि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड बचती नहीं एटमोस्फेयर में, है ना, तो बी तो नहीं आएगा। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है, ये भी नहीं कर सकती, दोनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि नाइट्रोजन का तो बॉन्ड ही ट्रिपल है, इसको रिएक्शन करने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन करेगी। H2 एंड N2 वैसे कर सकती है, अमोनिया बना सकती है, बट रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकती, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपकी रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर सकती है, ठीक है, और H2 एंड CO2 है वो भी नहीं करेगी रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी गैसेज है वो डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करती? जो गैसेज क्या होती है, रिएक्टिव होती है, वो फॉलो नहीं करती। रिएक्टिव गैसेज है डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पे वो फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, ओके। ये तो एकदम थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, कई बार थ्योरी में इस तरह का आ जाए, है ना, तो इन्फॉर्मेशन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, आपको ऑप्शन भी गिवन है, पढ़ लो अच्छे से। जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज है वही डाल्टन लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। रिएक्टिंग गैसेज है वो फॉलो नहीं करती। यदि गैस रिएक्शन बना के रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड बना लेगी तो फॉलो नहीं होगा डाल्टन लॉ। रवनीत कौर, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक गैसियस मिक्सचर कंटेन 3 गैसेज A, B, C, 3 गैसेज है, अपनी कॉपी में लिख लो A, B, C विथ टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल आपको गिवन है NT 10 है, ठीक है। टोटल प्रेशर है 10 atm है, टोटल मोल गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B, ए और बी का पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 3,1, है ना, ए का 3 atm है, बी का 1 है। इफ सी का मोलिकुलर वेट है वो आपको गिवन है 2 ग्राम पर मोल, सी का मोलिकुलर वेट आपको गिवन है, देन फाइंड द वेट ऑफ सी प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मतलब सी का वेट निकालना, आपको मास निकालना, मोलर मास है वो सी का 2 ग्राम पर मोल गिवन है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्या गिवन है? 3 गैसेज है A, B, C, तीनों का मोल गिवन है, सम 10 है टोटल मोल, टोटल प्रेशर है 10, ए का पार्शियल प्रेशर है 3, बी का पार्शियल प्रेशर है 1, ठीक है। सी का मोलर मास है 2 और सी का वेट आपको निकालना है। ए ऑप्शन है 8 ग्राम, बी ऑप्शन है 12 ग्राम, सी ऑप्शन है 3 और डी आपका 6, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको नहीं पता है, किसी को नहीं दिखा तो देख लो। 3 गैस है A, B, C, टोटल मोल आपको गिवन है बच्चों 10, टोटल प्रेशर गिवन है आपको 10, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गिवन है आपको 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गिवन आपको 1, ठीक है। और सी का मोलर मास है वो आपको 2 ग्राम पर मोल गिवन है। आपको सी का वेट निकालना है, ठीक है। मोल निकालते हैं ना, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो वेट निकालना है, ठीक है, मास निकालना है। कैसे करोगे? बताओ कितना आया आंसर? हाँ जी, आवाज वगैरह आ रही है, वीडियो दिख रहा है आदित्य कुमार से, कुछ क्लियर है?
देखो कैसे करेंगे, आपको ये सब वैल्यू गिवन है, तो देखो टोटल प्रेशर आपको गिवन है 10, है ना, ए का और बी का प्रेशर आपको 3 और 1 गिवन है। बताओ सी का प्रेशर कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर, सी का प्रेशर कितना आएगा? अर्शदीप सिंह बिल्कुल सही आंसर है। सी का कितना आंसर आ जाएगा, सी का कितना पार्शियल प्रेशर आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 नहीं सॉरी 6 आ जाएगा, 6, ठीक है। टोटल कितना है 10, ए और बी का कितना है 3 और 1, तो कितना बच जाएगा सी का, है ना, 6 आ जाएगा ना। पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, हो गया। ओके, फिर आपको क्या करना है, सी का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 6, है ना। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है 6, टोटल प्रेशर कितना है 10, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने गिवन है बच्चों, 10 गिवन है, कितने गिवन है 10, तो इससे कैंसिल हो गया। मोल ऑफ सी कितने आ गए 6, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन सी, नहीं वेट ऑफ सी अपॉन मोलर मास ऑफ सी, ऐसे तो निकालते हैं मोल, वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास आपको कितना गिवन है 2 ग्राम गिवन है ना, तो वेट कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये क्वेश्चन है, बाकी चीजें है ना आप नोट्स एक बार पढ़ के है ना, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिल्कुल।